Hello, everyone. Let's now revise the chapter of Introduction to Law and Legal System of India. क्या है लॉ और कैसा होता है हमारा लीगल सिस्टम? इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हमें कवर करने हैं। बट सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन आप सबको पता होगा कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दैट्स द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव इन द वर्ल्ड। What do you mean by constitution? Constitution is the most fundamental and supreme law I can say, जो हमें बताता है बहुत सारी बातें। कौन सी बहुत सारी बातें मैम? जो हमें बताता है कि हमारे देश में किसके पास पावर होगी, कैसे चलेगा, द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट, द बेसिक राइट्स, द बेसिक फंडामेंटल राइट्स दैट citizens will have, the law making power and a lot more things। ठीक है, तो 26 जैन 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया। इट हैज़ अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स, इट इज़ डिवाइडेड इनटू लॉट ऑफ ग्रुप्स। और सबसे पहले आता है इसका प्रीएम्बल, जिससे हमें ओवरऑल आइडिया मिल जाता है अबाउट आर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल इज ऑलवेज लाइक द सिनॉप्सिस ऑफ द बुक, जो हमें बताता है कि व्हाट दिस बुक इज ऑल अबाउट। सो व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट। हर एक्ट में हमारे पास प्रियम्बल होता है, राइट। सो प्रियम्बल सेज दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इन टू, मतलब हम बना रहे हैं इंडिया को कैसा, एक इंडिपेंडेंट नेशन, एक वेलफेयर ऑफ द स्टेट वाला नेशन, मतलब जो स्टेट के हित के लिए सोचेगा, जिसका खुद कोई धर्म नहीं होगा। दैट इज, इट्स गोइंग टू बी सेक्युलर, इट्स गोइंग टू बी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, द होल पावर इज गोइंग टू लाई विद द हैंड्स ऑफ पीपल एंड देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, एंड हर एक सिटीजन को जस्टिस मिलेगी, लिबर्टी मिलेगी, इक्वालिटी मिलेगी, डिग्निटी मिलेगी टू हैव दैट इंडिविजुअलिटी, राइट। तो ये हमारा बेसिक प्रियम्बल ये बात कहता है कि हम एक ऐसा इंडिया, हम एक ऐसा भारत कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। द पर्पस इज ऑफ कोर्स टू डिस्क्लोज द सोर्स, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से आया था। इट लिस्ट आउट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब शुरू हुआ। ठीक है, although it came into force on 26 Jan 1950, we all know that, but 26 November 1949 is another date which is very important for all of you, right? Rights वगैरह सब establish करता है and declares also the nature of government. So the nature of government will be like that. Now we have some fundamental rights. Now 6 fundamental rights हमारे पास होती हैं। पहले हमारे पास 7 fundamental rights हुआ करती थी, including right to property। अब right to property क्या है? It is still your right, मतलब मेरे पास property हो सकती है, but that is not my fundamental right कि किसी भी situation में वो right मुझसे नहीं ली जा सकती है। नहीं, मुझसे ली जा सकती है। हम compulsory acquisition वगैरह पढ़ते हैं, तो this is still my right, it is a legal right, but it's not a fundamental right। तो fundamental rights क्या क्या है मैम? पहली fundamental right है हमारे पास right to equality। ना द होल कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हमारे एक्ट्स चैप्टर्स में डिवाइडेड होते हैं, चैप्टर्स में फर्दर सेक्शंस होते हैं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स 14 टू 18 आइडियली हमारी राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है, और जो ये बोलता है कि हर इंसान लॉ की नज़र में इक्वल होगा। सो इक्वालिटी बिफोर द लॉ, दैट इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, हर इंसान को इक्वल माना जाएगा। जैसे भले ही देश का प्रधानमंत्री खड़ा हो या फिर एक आम इंसान खड़ा हो, कोई भी अगर वहां खड़ा है तो उसको एक इक्वल नजर से देखा जाएगा, और उसी के तहत ही विल नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड कि नहीं भाई आपका रिलीजन अलग है, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आपकी रेस अलग है, आपकी कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ या कोई सुपीरियर इन्फीरियर, ये सब कुछ भी नहीं होगा। ओके, नाउ देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू द इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये कौन एक्सेप्शंस हैं, और ये एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ स्टेट ये आंसरेबल नहीं होते हैं टू एनी कोर्ट, मतलब जब तक ये ऑफिस में हैं, जब तक ये अपना टर्म सर्व कर रहे हैं, तब तक इनके अगेंस्ट कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं इंस्टीट्यूट की जा सकती है। ठीक है, सो दैट इज द एक्सेप्शन। क्या भाई लॉ की नज़र में ऑल दो प्रेसिडेंट भी आते तो भी हम उनको वही नज़र से देखते, बट नहीं, इनको एक छूट दी हुई है, इनको एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, सो दैट इज बीइंग फॉलोड, राइट। आर्टिकल 15 कहता है कि किसी को भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या एनी ऑफ देम, राइट।
That means maybe I am a Hindu or someone else is a Muslim. We should not be stopped कि हम यहाँ नहीं जा सकते, हम वहाँ नहीं जा सकते, या अगर मैं फीमेल हूँ तो मैं यहाँ नहीं जा सकती. सो आई विल हैव एक्सेस ऑन एवरीथिंग. बट इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं. इसके क्या एक्सेप्शंस हैं? गवर्नमेंट बहुत सारे स्पेशल प्रोविजंस बनाते हैं. जैसे अगर मैं मेट्रो में ट्रैवल करना चाहती हूँ, दिल्ली मेट्रो में, एंड आई वांट टू गो टू द फर्स्ट कोच इज समथिंग विच इज रिजर्व फॉर वुमेन ओनली. तो भाई आप तो वुमेन हो, आप जा सकते हो. बट अगर आप लोग कोई जाना चाहते हो तो आप नहीं जा सकते. तो मैम ये तो इक्वालिटी के अगेंस्ट है. हमें तो डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, बिकॉज मेल एंड फीमेल. ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बट ऐसा होता है. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास पावर है. जहाँ पे भी हम स्टेट पढ़ रहे हैं वहाँ पे हम गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं. ऑल्दो हम पढ़ते हैं कि आइडियली लॉ मेकिंग पावर्स किसके पास होती हैं, वो हम थोड़ा देर बाद पढ़ते हैं. ठीक है. तो ये पावर दी हुई है कि बच्चों के लिए, वुमेन के लिए, एंड इनफैक्ट बैकवर्ड क्लासेस के लिए आप स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो. जैसे बैकवर्ड क्लासेस हैं तो उनके एडमिशन के लिए टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स तो हम रिजर्वेशन पढ़ते हैं. जनरल कोटा, ओबीसी कोटा, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी है. सो फॉर बैकवर्ड क्लासेस ऑल्सो यू कैन हैव दिस इज अ प्रोविजन विच इज गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. इसके अलावा आर्टिकल 16 बोलता है कि भाई हर किसी को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ऑफ इक्वल पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. देखो, अब मैंने एक कंपनी खोली तो ये तो मेरी मर्जी है, मुझे फीमेल्स रखनी है या मेल रखना है. मैं सिंपली लिख सकती हूँ कि नहीं, मेल कैंडिडेट मुझे चाहिए ही नहीं. तो अब आप यहाँ पे मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते कि नहीं, मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट कर रही है मैम. नहीं. बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देन देयर वोंट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन. पर फिर भी यहाँ पे भी एक्सेप्शंस हैं. कैसे एक्सेप्शंस मैम? यहाँ पे भी बोला जा सकता है कि नहीं, कभी कभी हम डोमिसाइल बेस्ड, जैसे अगर हम यूपी गवर्नमेंट की बात करें तो यूपी गवर्नमेंट यहाँ के बच्चों को बढ़ाने के लिए कुछ सीट्स रिजर्व कर सकती है फॉर हियर ओनली. दैट इज समथिंग विच इज अलाउड. कभी कभी बैकवर्ड क्लास के जो लोग होते हैं उनके लिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जगह खाली होती है, उनके प्रमोशन के लिए भी जगह खाली होती है. राइट. और कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहां पे बोल दिया जाता है कि नहीं भाई आप तो हिंदू होगे तभी आपको यहाँ पे मिला जाएगा. तो ये एक्सेप्शंस हैं जो हमारे देश में चलते हैं और अलाउड है. इसके अलावा आर्टिकल 18 बोलता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स. भाई राजा, महारानी, राज बहादुर, जैसे मैंने कहा था, ये सब आप किसी को नहीं बुलाओगे तो किसी को भी कोई टाइटल नहीं दिया जाएगा. पर हाँ, मिलिट्री में टाइटल मिलता है जनरल, मेजर. एकेडमिक डिस्टिंक्शन मिलता है सी, सी एस, डॉक्टर. राइट. CMA. तो ये जो एकेडमिक डिस्टिंक्शंस हैं, क्या मैम ये अलाउड हैं? हाँ, ये अलाउड हैं. बट स्टिल यू कैन नॉट यूज देम. आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप अपना आधार कार्ड बनवा लो CMA. ये नहीं, आप ये नहीं कर सकते. ठीक है. तो कोई भी टाइटल वैसे तो नहीं कन्फर किया जाएगा. इनफैक्ट यू आर प्रोहिबिटेड. आप फॉरेन कहीं सोर्स से भी कोई टाइटल नहीं एक्सेप्ट कर सकते हो अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो. अगर मान लीजिए आप इंडियन सिटीजन नहीं है फिर भी आप यहाँ पे कोई काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो भी आप कहीं और से कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेंगे. ठीक है. और प्रेसिडेंट की एसेंट से यू कैन एक्सेप्ट अ टाइटल. देन वी हैव अनदर आर्टिकल, आर्टिकल 17, जो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत जिसको हम बोलते हैं, वो हटाता है. बेसिकली हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वो होते थे कि ब्राह्मण्स हैं, क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं, तो अलग अलग डिविजन था. एंड ऐसी सिचुएशन में देयर अ सर्टेन कैटेगरी ऑफ पीपल जिनको विदाउट एनी डिसेबिलिटीज, विदाउट एनी अदर फॉल्ट हम सिर्फ अलाउ नहीं करते थे. जैसे कि आप मंदिर में नहीं आ सकते हो, यू आर नॉट अलाउड. राइट. तो ये गलत है एंड दिस हैज बीन एबॉलिश्ड एंड इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस. ठीक है. सो जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बर्थ कि भाई आप इस फैमिली में पैदा हुए हो तो आप ये हो गए, आप ये नहीं हो. आई एम नॉट इवन नेमिंग दैट, हमने डिस्कशन किया है अपने रेगुलर क्लास में अच्छे से, बट दैट इज हाउ इट इज. देन कम्स योर राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22. फ्रीडम क्या है मैम? आज़ादी. किस चीज़ की आज़ादी? आज़ादी अपने थॉट्स को अभिव्यक्त करने की, स्पीच एंड एक्सप्रेशन. आज़ादी, स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अ लॉट मोर. स्पीच एंड एक्सप्रेशन मीन्स आप ओरल बोल सकते हो, आप रिटन बोल सकते हो, आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हो. राइट. वी इवन हैव अ लॉट ऑफ केस लॉज कि भाई अगर इंडिया जीत जाती है तो हम इंडिया का झंडा फहरा सकते हैं. दैट इज व्हाट वी आर एक्सप्रेसिंग आवर वार्मथ, वी आर एक्सप्रेसिंग आवर हैप्पीनेस टुवर्ड्स आवर नेशन.
तो ये हमारे पास अलाउड है, हम कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ असेंबली, हम लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। मैम घर पे तो आए दिन मिलते रहते, दैट्स गेट टुगेदर। असेंबली की अगर मैं बात करूँ फॉर अ सर्टेन एजेंडा, मान लो आपको लगता है कि हमारे देश में ऐसा होना चाहिए, आप मिलिए, एज लॉन्ग एज इट इज नॉट हर्टिंग द सेंटिमेंट्स, एज लॉन्ग एज इट इज नॉट वायलेटिंग द रिस्ट्रिक्शंस, इट इज अलाउड। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, आप संगठन बना सकते हो, आप ग्रुप्स बना सकते हो। हमारे पास ट्रेड यूनियंस बनती हैं, हमारे पास अलग अलग ग्रुप्स बनते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमारा ये एजेंडा है, यू आर अलाउड। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आई एम बॉर्न ओवर हियर सो आई कैन स्टे ओवर हियर ओनली, आई कैन मूव एनीवेयर इन इंडिया। इंडिया के बाहर अगर वो कंट्री परमिट करेगी तो मुझे अलाउड होएगा, बट इंडिया में कहीं पे भी मुझे रोक नहीं है। आई एम फ्रीली अलाउड टू मूव एंड आई कैन ऑल्सो रिसाइड एंड सेटल। भाई पहले मैं कहीं और रहती थी, मेरा मन किया कि चलो ये शहर बड़ा अच्छा है, यहाँ पे आए थे घूमने फिरने, मन किया चलो यहीं बस जाते, बस जाइए। मन कर रहा है कि पहले तो ये प्रोफेशन कर रहे थे, अब एक काम करती हूँ मैं ये खरीदूंगी बेचूंगी, आपका मन। आपको जो ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस, प्रोफेशन परस्यू करना है, एब्सोल्युटली एट योर डिस्क्रिप्शन यू कैन डू दैट, ठीक है। पर ये फ्रीडम होते तो हैं, फंडामेंटल भी होते हैं, बट एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। मतलब ये जो फ्रीडम है, ये कहीं ना कहीं आपसे लिए जा सकते हैं अगर आप इन चीजों को वायलेट करते हो तो। सो गवर्नमेंट ऑल्सो हैज द पावर टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस। अगर आप सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को हैम्पर कर रहे हो, दूसरी कंट्रीज से फ्रेंडली रिलेशंस हैं, आप उनके खिलाफ भड़का रहे हो, आप पब्लिक की व्यवस्था, मतलब पब्लिक को दिक्कतें हो रही हैं यार, आपने इतनी बड़ी असेंबली, इतना बड़ा एसोसिएट वो बना दिया, आप सड़कें ऑक्यूपाई करके बैठ गए हो, आप रैली निकाल रहे हो, ये कर रहे हो, उससे पब्लिक को दिक्कत हो रही है, तो आपका ये रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जा सकता है, ठीक है, आपको रोका जा सकता है। डिसेंसी, मॉरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कभी भी कोर्ट को तो आप कंटेम्प्ट कर ही नहीं सकते, नहीं हमारा तो हक है, हम तो बोलेंगे, हम तो एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपना गुस्सा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप कोर्ट का एक दायरा होता है एंड एवरीवन हैज टू फॉलो दैट ऑर्डर। डिफेमेशन, आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते हो। इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, आप किसी को प्रोवोक नहीं कर सकते हो। एंड आप देश की स्वतंत्रता और एकता, इंटेग्रिटी, इसके अगेंस्ट काम नहीं कर सकते। सो इफ यू वायलेट एनी ऑफ दीज, रीजनेबल इंस्ट्रक्शन रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड। प्रोटेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, इसमें हमारी कुछ बातें आती हैं। कुछ बातें क्या आती हैं, पहली एक्सपोज टू फैक्ट, वो ये आती है कि अगर आज मैंने खून किया है और आज खून की सजा है 14 साल और बाद में फांसी हो जाती है, और आपकी जुडिशियल सिस्टम ने समय लगा दिया कम से कम 20 साल का मुझे सजा सुनाने के लिए, तो मुझे सजा कौन सी होगी, फांसी या 14 साल? 14 साल। वाई? बिकॉज जब मैंने ऑफेंस किया तब जितना उसका जुर्म था, उस तब जितनी उसकी पेनाल्टी थी उससे ज्यादा मुझे नहीं दी जा सकती है। सेकंड, डबल जियोपार्डी, मतलब एक पर्सन को सेम ऑफेंस के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं मिल सकती कि इसने ये कर लिया और इसने तो ये गलत किया तो उसको वापस से जेल में डालो, नहीं। एंड तीसरा होता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब यू कैन नॉट बी कंपेल्ड कि नहीं नहीं, जैसे होता है ना कि हम 3rd डिग्री अप्लाई करके हम कन्फेशन निकालते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। और हमारे पास कैसे पुलिस ऑपरेट करती है, आईपीसी, वो भी है हमारे पास। बट इवन इफ आई हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ समथिंग, आई कैन नॉट बी कंपेल्ड कि नहीं मैं अपने खिलाफ गवाही दूं, ठीक है, आई कैन नॉट बी कंपेल्ड। इस इनफैक्ट हर एक इंसान के पास हक होता है फॉर डिफेंस, राइट। तभी तो हम कहते हैं कि भाई जो लॉयर होता है, लॉयर को तो पता होता है ना, अगर एक क्रिमिनल लॉयर है भाई, वो किसी की तरफ से लड़ रहा है तो इसको शायद पता होगा कि मेरी क्लाइंट ने खून किया है, पर फिर भी वो लड़ रहा होता है, और हम लॉयर को जेल में नहीं डालते हैं कि भाई तुम्हें तो पता था, तुमने कैसे नहीं बताया। तो ये यही चीज है कि हम नहीं फोर्स कर सकते हैं किसी को, और हक है हर किसी को डिफेंस का। देन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। राइट टू लाइफ इज नॉट जस्ट क्वांटिटेटिव बट ऑल्सो क्वालिटी, मतलब आपको जीने का हक है, आपके पास पर्सनल लिबर्टी है, जीने का हक मतलब यू हैव द राइट कि आपका एक एनवायरनमेंट अच्छा मिले,
आपके पास हक है कि आपको हेल्थ फैसिलिटीज मिले, आपके पास हक है कि आपको छत मिले, प्रिवेसी मिले, आपको बोलने का मन है आप बोलिए, आपको चुप रहने का मन है आप चुप रहिए। आप एक डिग्निफाइड जिंदगी जीने का हक है। ऐसा नहीं है जस्ट बिकॉज आई कैन नॉट अर्न समथिंग मेरी डिग्निटी पे हैम्पर हो, या मतलब हर किसी के पास दे हैव द राइट, नॉट जस्ट द फिजिकल राइट बट ऑल्सो क्वालिटी राइट। आप अब्रॉड जा सकते हो, आप लाइवलीहुड, शेल्टर, प्रिवेसी, राइट। कोई भी किसी का टेलीफोन टैप नहीं कर सकता कि नहीं नहीं तुम क्या कर रहे हो। हक है हमारा, वी हैव द राइट टू प्रिवेसी, राइट। वी हैव द राइट टू हैव मेडिकल फैसिलिटीज अनडाउटेडली। अब बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं होता है कि जैसे अगर कोविड पैंडमिक आया तो हम सबको पता है कि बहुत सारी बेड्स की शॉर्टेज हो गई। तो अब ऐसी सिचुएशन में आप ये नहीं कर सकते, ये तो हमारी फंडामेंटल राइट है कि हमारे को तो मेडिकल असिस्टेंस मिलनी चाहिए। इफ इट इज अवेलेबल, जितनी चीजें हैं उसी में से आपको मिलेंगे, आपको डिनाई नहीं किया जाएगा कि नहीं नहीं आप यहाँ नहीं आओगे, आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप पहुंचे और आपको भर्ती नहीं किया जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होएगा, ठीक है। सो प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजी, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एजुकेशन का हक है। इनफैक्ट एक प्रिजनर के पास भी हक होता है जीने का। तो ठीक है उसको सजा मिली है, वो जेल में है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको कूट कूट के मार डालो, ठीक है, तो उसके पास भी हक है। स्पीडी ट्रायल का हमारे पास हक होता है जहां पे परमिशन मिलती है, ठीक है। देन फूड, मैरिज, रेप्यूटेशन, सारी चीज़ों का हमारे पास हक है। तो एक जो हमारी राइट टू लाइफ है इसमें बहुत सारी और चीज़ें कंपाइल हो जाती हैं। देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये अगर मैं बात करूँ सो इट इज़ नॉट फॉर और इट इज़ जनरली ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है कि इंसानों को बेचना, एक तरीके से आप समझ सकते हो, फॉर वेरियस रीजंस, राइट। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में हम बहुत ज़्यादा देखते हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग और वुमेन ट्रैफिकिंग। दिस इज समथिंग विच इज़ प्रोहिबिटेड, विच इज़ प्रोहिबिटेड। मतलब ये एक अधिकार है जो हर किसी को अवेलेबल है। मतलब इंडिया में अगर कोई भी रहता है, कोई फॉरेन बंदा भी आता है तो उसके पास भी अधिकार है कि भाई उसको पकड़ के बेच नहीं दिया जाएगा, ठीक है। एंड लाइकवाइज वी ऑल्सो हैव द चाइल्ड लेबर विच इज प्रोहिबिटेड। अब चाइल्ड लेबर का मतलब ये नहीं होता है, जैसे हम घर में भी तो बच्चों को थोड़ा बहुत काम कराते ही है ना, बट फैक्ट्रीज में दे विल नॉट बी अलाउड। फैक्ट्रीज, माइंस, हजार्डस एक्टिविटीज जो भी होती हैं बिलो 14 ईयर्स दे विल नॉट बी अलाउड, ठीक है। तो कोई भी हार्मलेस इनोसेंट वर्क अगर बच्चे कर रहे हैं तो दैट इज ओके, बट employment in such hazardous activities is not allowed. Then we have the freedom of religion. ऑल्दो हमने ऊपर पढ़ा कि हमारी जो कंट्री है वो क्या है, सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलर मतलब उसका कोई धर्म नहीं हो, पर फिर भी यहाँ के जो लोग हैं दे आर अलाउड टू प्रैक्टिस वॉट एवर रिलीजन दे वॉन्ट टू। मतलब मैं बता सकती हूँ कि मैं हिंदू हूँ, मे बी बाय अप्लाइंग सिंदूर, राइट, आई कैन डिक्लेयर दैट। मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ, मैं पूजा कर सकती हूँ, मैं मंदिर जा सकती हूँ, मैं भजन कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। आई ऑल्सो प्रोपगेट, मैं तरह तरह के फायदे बता सकती हूँ, रिलीजन में ये होता है वो होता है। आई कैन नॉट कंपेल द अदर पर्सन, सो आई कैन प्रैक्टिस, आई कैन प्रोफेस, आई कैन प्रोपगेट रिलीजन, ये मेरा फ्रीडम है, ठीक है। पर कभी भी मैं किसी और को कंपेल नहीं कर सकती कि नहीं आप भी ये काम करो, राइट। नाउ यू कैन नॉट बी, द स्टेट कैन नॉट कंपेल मी कि आप टैक्स दो। मतलब मैं 4 करोड़ का टैक्स भरूं और 4 करोड़ का टैक्स जो मैं भर रही हूँ वो आप अप्लाई कर रहे हो फॉर प्रमोटिंग सम अदर रिलीजन, नहीं। तो धर्म कोई नहीं है, स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा, गवर्नमेंट कोई भी रिलीजन को प्रमोट करनेगी नहीं। एंड आई कैन नॉट बी कंपेल्ड कि आप टैक्स दो दूसरे रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। हाउएवर हाउएवर कभी भी गवर्नमेंट के पैसे से कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं चलेगा। मुझे चलाना है मैं चला सकती हूँ, मुझे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलना है मैं खोल सकती हूँ जहाँ पे मैं हो सकता है हिंदू कल्चर को प्रमोट करूँ, बिकॉज दैट्स समथिंग, हिंदू ट्रस्ट वगैरह ऐसा कुछ है, तो दैट इज समथिंग विच इज अलाउड। बट ऐसे गवर्नमेंट के पैसे पे कभी नहीं चलेगा। इसके बाद आती है हमारी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये दोनों चीजें जो है ये माइनॉरिटी के लिए है। अब सवाल ये उठता है कि माइनॉरिटी क्या है। अगर हम आइडियली ऐसे देखें तो माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया गया है, बट फिर भी हमारे पास माइनॉरिटी के मीनिंग्स हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। माइनॉरिटी
पहले तो कंसेप्ट बताया गया कि माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम्स होंगे, सिख्स होंगे, ऐसे ऐसे। उसके बाद माइनॉरिटी का कंसेप्ट आया कि स्टेट वाइज हम डिटरमाइन करेंगे। भाई कोई कोई स्टेट में हो सकता है कि इनकी संख्या बहुत कम हो, तो जिसकी संख्या कम है उसको हम माइनॉरिटी बोलेंगे। सो इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, इट कैन बी ऑन द basis of language also. Most of the people in a particular state maybe speak Kannada, and there are people who don't speak that. So on the basis of language also हमारी माइनॉरिटी हो सकती है। अब इनके बेसिस पे जो माइनॉरिटी है उनको मना नहीं किया जाएगा कि नहीं आप इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं आ सकते हो। सो दे विल नॉट बी डिनाइड। दूसरा, माइनॉरिटीज के पास हक होगा कि वो खुद के इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश करना चाहे और एडमिनिस्टर करना चाहे तो वो कर सकते हैं। ठीक है। देन वी हैव राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। व्हाट इज दैट? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये हमारे ऊपर की फंडामेंटल राइट्स के बारे में है। अगर आपके ऊपर की फंडामेंटल राइट्स वायलेट होती हैं तो अनडाउटेडली हमारे पास इसके बहुत सारे रिस्पेक्टिव लॉज भी हैं। तो हम उन लॉज के तहत, जैसे मतलब आई हैव द राइट टू डिग्निटी मान लो, और कोई वायलेट करने की कोशिश करता है तो मेरे पास है, मैं पुलिस को जाके कंप्लेन करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। बट अदरवाइज आई ऑल्सो हैव द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, मतलब मैं सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच कर सकती हूँ अगर मेरी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होती हैं तो। ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो द राइट विच हैज बीन गिवन टू मी। क्लियर? ओके, नाउ वी हैव सोर्सेज ऑफ लॉ। लॉ कहाँ कहाँ से निकल के आता है हमारे पास? मतलब लॉ मतलब क्या है? अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच इज वेरी वेल नीडेड टू लिव अ पीसफुल और लाइफ इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी, हम ये कह सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर कानून नहीं होगा, अगर नियम नहीं होंगे, अगर रूल्स नहीं होंगे तो सब अपने मन की करेंगे और हमारे पास भांति भांति के लोग हैं। सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू जेल एंड कम ऑन वन ट्रैक। So that is why rules are needed. Who has the power to make rules? It's the ultimate people who has the power. और हम कैसे चीजें करते हैं? थ्रू आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, राइट। तो हमें नियम कहाँ से मिलते हैं? कहाँ से सोर्स मिलता है नियम का? भाई कुछ तो कानून बन गया वहां से मिल जाता है, कुछ कस्टम्स चले आ रहे थे वहां से हमें मिल गया, कुछ कोर्ट ने फैसले सुना दिए वहां से मिल गया। तो ये तीन मेन सोर्सेज ऑफ लॉ होते हैं हमारे। कस्टम्स बहुत एंशियंट चीज है जो आज के टाइम में कम प्रेवलेंट है, पर अगर कंटिन्यूअसली लंबे समय तक ऐसा ही होता चला आ रहा है और उसको पब्लिक सपोर्ट कर रही है तो कहीं ना कहीं हम उस कस्टम को मानते हैं कि नहीं ये कस्टम सही होगा। अगर अगर इट्स एंटीक, मतलब बहुत समय से है, कंटिन्यूअसली चल रहा है, रीजनेबल है, मतलब लोगों के सेंटिमेंट्स को, लोगों के मॉरल्स को हर्ट नहीं कर रहा है, एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको लॉ मानते हैं। पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कुछ कस्टम्स लाइक सती प्रथा एबॉलिश कर दी गई। ये कस्टम ही तो था, कस्टम था, पर सारे कस्टम लॉ बन जाए ये जरूरी नहीं है। हम सिर्फ उन अच्छे कस्टम्स को अडॉप्ट करते हैं और लॉ बनाते हैं जो रीजनेबल हो और मॉरल्स के खिलाफ ना हो। ठीक है। चाइल्ड मैरिज दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एन ऑफेंस, क्यों? क्योंकि ये लगा कि ये जो कस्टम है ये कहीं ना कहीं उचित नहीं है। तो सम कस्टम्स गो आउट एंड बिकम लॉ बिकॉज दे हैव बीन प्रेवलेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। लोग उसको मानते हैं, फॉलो करते हैं और वो मॉरली ठीक है, रीजनेबल है कि हाँ ठीक है ऐसा हो सकता है। तो बहुत सारे कस्टम्स को लॉ की तरह माना जाता है। नाउ देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कस्टम्स। जनरल कस्टम्स जो सब जगह प्रिवलेंट होता है, लोकल कस्टम्स जो कोई पर्टिकुलर रीजन या कुछ लोग मानते हैं, कन्वेंशनल कस्टम्स जो हम ट्रेड में मानते हैं कि भाई अगर आप इस पर्टिकुलर बिजनेस में हो तो ये तो धंधा चलता ही चलता है। जैसे अगर हम रियल एस्टेट में माने तो रियल एस्टेट में कहीं हम कोई एग्रीमेंट आइडियली नहीं करते हैं, बट अगर आप कहीं जा रहे हो, कोई ब्रोकर आपको घर दिखा रहा है तो ये बट ऑब्वियस सी बात है वहां का कस्टम है मैम 0.5% तो ये चलता ही है, बिलो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे आधा परसेंट 1% ये तो ब्रोकरेज लगती ही लगती है। तो कुछ चीजें क्या हो जाती है ऐसे कस्टम टाइप की बन जाती हैं और फिर उसके बाद आपको मानना पड़ता है कि नहीं ये तो है ही है, आपको तो पता होना चाहिए। ठीक है। नाउ जुडिशियल प्रेसिडेंट एज अ सोर्स ऑफ लॉ। जुडिशियल प्रेसिडेंट का मतलब क्या है ना? जजमेंट्स, राइट। जजमेंट्स भी क्या सोर्स ऑफ लॉ की तरह काम करते हैं? हाँ, ऑल्दो हमारे पास जो सिस्टम है वो ऐसा है, एग्जीक्यूटरी, जुडिशरी,
एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव, मतलब वो कानून बनाने वाले, कानून को चलाने वाले एंड कानून को इंटरप्रेट करने वाले या फैसला सुनाने वाले। तो ये फैसला सुनाते हैं, बट लॉट ऑफ टाइम्स दे ऑल्सो हेल्प इन इंटरप्रिटेशन, दे आर द बेस्ट इंटरप्रेटर्स ऑफ लॉ, कोर्ट, है ना। तो भाई किसका फैसला किस पे बाइंडिंग होगा? सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो हाई कोर्ट्स पे बाइंड होगा। सुप्रीम कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला दूसरे सुप्रीम कोर्ट पे बाइंड नहीं होगा। हाई कोर्ट्स का फैसला उनके जुरिस्डिक्शन के लोअर कोर्ट्स पे बाइंड होगा, उनके जुरिस्डिक्शन के बाहर पे बाइंड नहीं होगा। ठीक है, वो बस उसको परसुएसिव वैल्यू की तरह मान सकते हैं। हमारे जो जुडिशियल डिसीजंस होते हैं उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक रेशियो डिसेंडी जो बाइंडिंग पार्ट होता है, और एक ऑबिटर डिक्टा जो जनरल ऑब्जर्वेशंस होते हैं। तो जो बाइंडिंग पार्ट होता है वो मेन रीजन होता है कि इसकी वजह से हमने ये डिसीजन लिया, सो दैट बिकम्स बाइंडिंग ऑन एवरीवन। जैसे अगर मैं बात करूं सैलमन वर्सेस सैलमन में, हमने केस लॉ ये निकाला कि सैलमन इज नॉट लायबल। व्हाई ही इज नॉट लायबल? बिकॉज ही इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सो that separate legal entity concept that becomes as a ratio decidendi, which is binding part. Now legislation as a source of law, legislation मतलब कानून, मेकिंग ऑफ लॉ। प्राइमरी लेजिस्लेशन वो होता है जो उस अथॉरिटी द्वारा बने जिस अथॉरिटी को पावर दी गई है। पावर मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिली पार्लियामेंट को कि आप सेंट्रल लेवल पे लॉज बना सकते हो, सेंट्रल एक्ट्स बना सकते हो। तो पार्लियामेंट हो या पहले जो हमारे थे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट, दे ऑल फॉल इन द सेम कैटेगरी। अब ये अथॉरिटी है, ये जो कानून बनाते हैं इसको हम बोलते हैं प्राइमरी लेजिस्लेशन। पर बहुत बार पार्लियामेंट ने नहीं लॉ बनाया। मतलब मैम, जैसे अगर हम कंपनीज एक्ट 2013 को बात करें, कंपनीज एक्ट बनाई पार्लियामेंट ने, तो वो प्राइमरी लेजिस्लेशन। पर बहुत सारे रूल्स बनाए गवर्नमेंट ने, एमसीए ने, वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन मतलब उस अथॉरिटी द्वारा बनाया हुआ लॉ विच इज सबऑर्डिनेट टू द मेन अथॉरिटी और द सोवरेन अथॉरिटी, जिनको मेन पावर दी गई है। ये कौन होते हैं? हमारे लोकल लॉज होते हैं, जैसे पंचायत, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, डीएम वगैरह, ये सब बनाते हैं। एंड ऑल्सो लॉज मेड बाय द एग्जीक्यूटिव। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनाने की हमारी लेजिस्लेचर के पास ही होती है, बट दिस कैन बी डेलीगेटेड। व्हाई दिस कैन बी डेलीगेटेड? क्यों? क्योंकि समय कम होता है। अगर सारा काम पार्लियामेंट करेंगे तो सच में समय बहुत ज़्यादा कम होता है, और जो वर्किंग डिटेल्स होते हैं वो उनके पास अवेलेबल ही नहीं होते। वो बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, बट कैसे होनी चाहिए वो जो ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट कर रहा है उसी को पता होता है कि भाई ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। या हमसे पूछो ना, वो क्या बताएंगे कि ये कैसे होना चाहिए। तो वर्किंग डिटेल्स हमारे पास होती है। जैसे अगर एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, पूरे कॉर्पोरेट्स को देख रहा है, तो उनको पता है कि ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो वो ज्यादा अच्छे से बायलॉज या रूल्स या रेगुलेशंस बना सकते हैं। ठीक है, एंड मल्टीफेरियस फंक्शंस। लेजिस्लेटिव के पास बहुत सारे पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव के पास अलग पावर, जुडिशरी के पास अलग पावर। तो ये सारे बनाए गए हैं, और ये सारे आपस में ऑल्दो इंटरफेयर नहीं करते हैं, पर क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं लेजिस्लेचर के पास भी, और इतनी वाइड चीज़ों को वो नहीं डील कर सकते, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं डेलीगेट करते हैं। अब अगर देश शहर में बारिश हो जाएगी तो हम पार्लियामेंट का वेट नहीं करेंगे ना कि आप बंदी कराओ। वहाँ पे जो डीएम होगा उसी को एक्शन लेना पड़ेगा। सो देयर इज द नीड ऑफ दिस पावर्स टू बी डेलीगेटेड ऑल्सो। लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस इन इंडिया। लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस इन इंडिया। प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ हमारे पास क्या होता है? सेंट्रल एक्ट या स्टेट एक्ट। ये सब हमको ये सारी चीजें पता है। लॉ हमारा कैसे बनता है हमें ये भी पता है। अगर इसको मैं बहुत आपको ब्रीफ में बताऊं तो क्या होता है मैम, जस्ट अ सेकेंड। चलो नेवर माइंड। स्टेजेस ऑफ पासिंग लॉ।
मतलब अगर हमें एक एक्ट बनानी है तो हम सबको पता है कि सबसे पहले हमारे पास होता है एक बिल, राइट। अब बिल का मतलब क्या है? बिल से पहले भी और एक चीज होती है, वो होता है जरूरत। जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है वो एक्चुअली समझ पाते हैं कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर चेंज की या इस पर्टिकुलर नियम की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो नियम क्या होता है, वो एक्चुअली नियम रेफर करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को, और उसके बाद वो अपनी एडवाइस देते हैं एंड उसके बाद इट इज़ बीइंग ड्राफ्टेड बाय द लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, वो बिल बनता है। अब जब ये बिल बन गया, वंस द ड्राफ्ट इज प्रिपेयर्ड और स्क्रूटनी वगैरह हो जाती है, तो उसके बाद क्या किया जाता है, देन इट इज बीइंग साइंड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड इट इज बीइंग ड्यू अप कि हाँ अब इसको पार्लियामेंट में हमें इंट्रोड्यूस करना है। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, राइट। बिल हमारा पहले लोकसभा में भी जा सकता है, पहले राज्यसभा में भी जा सकता है, सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। हमारे पास अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस हैं, दोनों हाउसेस में पास होने के बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाता है, ठीक है, फाइन। तो जब इंट्रोड्यूस होने वाला होता है उसके कम से कम एक महीने पहले हमारा ये सारी डिटेल्स वगैरह इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, देन वी हैव द प्रोविजंस कि ठीक है इंट्रोड्यूस हुआ, पास हुआ एंड देन इट बिकम्स एन एक्ट। नाउ वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स। हमारे पास ऑर्डिनरी बिल होते हैं, मनी बिल होते हैं और फाइनेंशियल बिल होते हैं। मनी बिल जो स्पेसिफिकली हमारे टैक्सेशन मैटर्स से डील करते हैं, जैसे हमें टैक्स एबॉलिश करना है, दैट इज मनी मैटर। अगर हमें टैक्स एबॉलिश करना है प्लस उसमें टैक्स और ये करना है वो करना है, देन दैट बिकम्स अ फाइनेंशियल बिल। एंड ऑर्डिनरी बिल जिसमें ये मैटर्स नहीं होते हैं, तो हमारे पास आर्टिकल है 110 जिसमें लिखा है कि ये वाले मैटर्स से मनी बिल बनता है। अब क्यों मैं ऐसा बता रही हूँ, क्योंकि इनके प्रोविजंस कुछ थोड़े से अलग हो जाते हैं, ठीक है, थोड़े से कुछ अलग हो जाते हैं। एक मिनट में दिखाती हूँ, ये देखो। First of all, legislative proposal is prepared by the concerned ministry. Public domain में publish होता है to reach the stakeholders. Views are taken care of. Bill draft होता है. Concerned ministry approval देती है. Legislative department draft करती है. उसके बाद cabinet secretary के पास जाता है approval. एक महीने पहले भेज दिया जाता है. अगर money bill होता है तो that can be introduced in लोक सभा only. ठीक है, पहले वो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। और अगर कोई और बिल होता है तो इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। डिस्कशन होते हैं, रेफरेंसेस टू कमिटीज, प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स एक्सेट्रा, दोनों हाउसेस पास कर देते हैं, प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, या तो इस बिल को पास कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं अगर वो मनी बिल नहीं है। मनी बिल इज नॉट अलाउड टू बी रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट, और उसको विदहोल्ड भी कर सकते हैं। अगर पास हो जाता है इट इज नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट एंड इट बिकम्स एन एक्ट, ठीक है। ओके फाइन मैम। लैप्स ऑफ बिल, तीन जगह मैंने स्टार लगाया है जो बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अगर बिल हमारा इंट्रोड्यूस होता है, इट डज नॉट लैप्स ऑन प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन मतलब डिसॉल्व हो जाना। हमें पता है कि जब भी हम इलेक्शन करते हैं, ठीक है, तो हमारी लोकसभा बनती है 5 साल के लिए, बट इट कैन बी डिसॉल्व्ड, इट कैन बी डिसॉल्व्ड इवन बिफोर 5 years। तो अगर वो डिसॉल्व हो गई और हमारे पास कोई ऐसा बिल था जो लोकसभा में पास हो गया था बट इट वाज पेंडिंग इन राज्यसभा, ऐसा बिल लैप्स हो जाएगा। बिल अगर राज्यसभा में पेंडिंग था बट इट वाज नॉट पास्ड इन लोकसभा, इट डज नॉट लैप्स। बिल नॉट पास्ड बाय द प्रेसिडेंट बट नोटिफाइड फॉर जॉइंट सिटिंग, इट डज नॉट लैप्स। मतलब मैम ऐसा भी कुछ हो सकता है? हाँ बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, कई बार ऐसा भी होता है। जैसे बिल लोकसभा में आया, अब यहाँ पे लोगों ने क्या किया, उसमें कुछ अमेंडमेंट प्रपोज किया, फिर राज्यसभा को भेजा कि नहीं आप ये चेंज करो, वहां इंट्रोड्यूस हुआ था मे बी, फिर उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने, हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बिल पास ही नहीं हो पा रहा है। ऐसी सिचुएशन में अगर टाइम लैप्स हो जाता है तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट नोटिफाई कर सकते हैं कि चलो एक जॉइंट सिटिंग होगी। हमारे पास इसका प्रोविजन है, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज इन सर्टेन केसेस। अगर बिल रिजेक्ट कर दिया दूसरे हाउस ने या अमेंडमेंट्स आप एग्री नहीं कर रही हो या 6 महीने पास हो गए, भी कुछ नतीजा नहीं निकल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट जो होते हैं वो जॉइंट सिटिंग के लिए ऑर्डर दे सकते हैं, और ऐसी सिचुएशन में दोनों
सभा एक साथ मिलेंगी और उसके बाद उस बिल पे डिस्कशन होता है और उसके बाद वो बिल पास होता है। मनी बिल के लिए मैंने बता दिया कि वो ये पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा एंड कब कब चीज़ें होती हैं, दैट ऑल्सो आई टोल्ड यू। एसेंट टू बिल्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि बिल पास होता है इन द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, देयर आफ्टर इट इज प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, अपनी असेंट दे सकते हैं। हो सकता है वो विदहोल्ड कर ले, उनके पास वो भी पावर है, और हो सकता है वो रिटर्न कर दें कि नहीं इसमें और चेंज करो या ये अमेंडमेंट हम प्रपोज कर रहे हैं, सो दैट कैन ऑल्सो हैपन। ठीक है, क्लियर? ओके, देन वी हैव लीगल मेथड्स। लीगल मेथड्स, देखो जुडिशरी का फंक्शन होता है कि वो डिस्प्यूट रिजॉल्व करे। जुडिशरी मतलब हमारे कोर्ट्स हो सकते हैं, हमारे ट्रिब्यूनल हो सकते हैं। नाउ कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल के पास अगर हम जाते हैं तो दैट इज समथिंग विच इज नोन एज लिटिगेशन, है ना, हमने केस किया। बट देयर इज अनदर मेथड एंड दैट अदर मेथड इज ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मतलब ये कोर्ट के बाहर हो रहा है, दिस इज नॉट लिटिगेशन। ठीक है, इट हैपन्स आउटसाइड द कोर्ट। नाउ आउटसाइड द कोर्ट सिंपली डज नॉट मीन कि सेटलमेंट ही हो रहा है, आउटसाइड द कोर्ट जजमेंट भी हो सकता है। जो हमारा आउटसाइड द कोर्ट जजमेंट होता है उसको एक्चुअली हम एडजुडिकेटिव प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि हमारे जो लीगल प्रोसेस होते हैं वो एडजुडिकेटिव भी हो सकते हैं, कंसेंसस भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब एडजुडिकेटिव जहां पे एक जज है और फैसला सुना रहा है ये सही ये गलत। कंसेंसस मतलब विन विन सिचुएशन, हम दोनों को एक मत पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। जनरली हमारे जो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहां पे कुछ डिस्प्यूट्स अराइज हो जाते हैं, जहां पे शायद दो लोग गलत नहीं होते हैं पर दो लोग एक बात पे एग्री नहीं कर पाते हैं, ऐसी सिचुएशन में हमारे ये बहुत काम आता है कि या तो भाई कोई ऐसा बैठा लो जो बता दे नहीं चलो तुम गलत तुम सही ये कर लो, और या फिर हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन ला दे, बिकॉज हमारे बीच में झगड़ा हो गया तो हम तो एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं, तो कुछ कंसेंसस हो जाए। ठीक है, और कोर्ट और ट्रिब्यूनल क्या होते हैं, हमेशा एजुडिकेटिव होते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास जज होता है, यहाँ पे हमारे पास एक आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होती है जो जज की तरह ही काम करते हैं। कंसेंसस वाली चीजें हमारी और तीन होती हैं, मीडिएशन, कंसीलिएशन, काइंड ऑफ लोक अदालत। ठीक है, नॉट कंप्लीटली। ये क्या है भाई, ये प्योरली कंसेंसस है। यहाँ पे पार्टीज क्या करती हैं, एक सेटलमेंट पे आती हैं, एक मैटर पे एग्री करती हैं, तभी काम बनता है। आर्बिट्रेशन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कवर्ड इन आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन। इसमें जो प्रोसेस होता है उसको हम आर्बिट्रेशन कहते हैं, जो जज होता है उसको आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कहते हैं, और जो फैसला लिया जाता है उसको हम बोलते हैं आर्बिट्रल अवॉर्ड। राइट, आर्बिट्रल अवॉर्ड। अब इसमें और क्या समझना है मैम, कोर्ट के बाहर सेटलमेंट हो रहा है। नो, अगर डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन के पास गया है तो ये एक्ट फॉलो की जाएगी। अगर लोक अदालत के पास गया है तो हमारे पास लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट है। अगर हमारे पास मीडिएशन के लिए गया है तो वो प्रोसीजर जो प्रिस्क्राइब्ड है। ठीक है, आर्बिट्रेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में हमारे पास दो तरीके की चीजें होती हैं। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मतलब दोनों पार्टीज एग्री कर रहे हैं कि हम अपना डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन में सबमिट करेंगे, कोर्ट में नहीं सबमिट करेंगे। मतलब हमको कोर्ट में नहीं जाना, आउट ऑफ कोर्ट है तो बहुत सारी चीजें इजी हो जाती हैं, टाइम कम लगता है, पैसा कम लगता है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे अपना जज हम खुद चुनते हैं, अपनी डेट्स ऑफ हियरिंग हम खुद चुनते हैं, अपनी जगह ऑफ हियरिंग हम खुद चुनते हैं। राइट, so we have a lot of flexibility, so the parties can come together in writing and resolve कि हमें अपना डिस्प्यूट यहाँ देना है। वो डिस्प्यूट होने के पहले भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद भी कर सकते हैं, बट इट हैज टू बी इन राइटिंग फॉर श्योर। ठीक है, ओके। नाउ नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स कितने होते हैं, कितने लोगों को, मतलब जैसे कभी कभी होते हैं ना, जज है, 4 जजेस की पैनल है, तो यहाँ पे भी क्या ऐसा होता है, हाँ यहाँ पे जो हमारे आर्बिट्रेटर होते हैं 1 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, तो अलाउड है। बट इवन नंबर अलाउड नहीं है, क्योंकि इवन नंबर होगा तो पहले हम लड़ रहे थे फिर हमारे जजेस लड़ेंगे, एक इस फेवर में एक इस फेवर में, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कोई भी नेशनैलिटी का हो सकता है, कोई भी क्वालिफिकेशन का हो सकता है, कैपेसिटी हो टू कॉन्ट्रैक्ट। नाउ अपॉइंटमेंट कैसे होगा मैम, देखो अगर हमने डिसाइड किया कि एक ही आर्बिट्रेटर होगा, हम दोनों मिलके फैसला कर लेंगे,
नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपना रेफरेंस देते हैं कोर्ट को, ठीक है, और कोर्ट हमें एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके दे देता है। मैम कौन सा कोर्ट? हाई कोर्ट, अगर हमारे डोमेस्टिक इश्यूज हैं, अगर इंटरनेशनल है तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब हो सकता है हमें 3 आर्बिट्रेटर चाहिए, तो मैं एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करूंगी, ये एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे, और वो दोनों आर्बिट्रेटर्स मिलके थर्ड आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देंगे। अगर ये भी प्रोसेस नहीं हो पाता, अगेन यू गो टू द कोर्ट एंड दे विल अपॉइंट। इसके लिए इंस्टीट्यूशन भी होते हैं, इंस्टीट्यूशन को भी रेफर कर दिया जाता है और वो भी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। फाइन। देन वी हैव कंसीलिएशन एक्ट। कंसीलिएशन, अब कंसीलिएशन क्या होता है? ये भी हमारे आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट में है। कंसीलिएटर हमारे पास 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 होते हैं। कंसीलिएशन में क्या हो रहा है? कंसीलिएशन में द इशू इज बीइंग ट्राइड टू रिजॉल्व। जो हमारा डिस्प्यूट है, यहाँ पे हम उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कंसीलिएटर एक न्यूट्रल बंदा है, ठीक है, जो आपको और ऑप्शन दिखा रहा है कि भाई आपके पास डिस्प्यूट है, आप अपने डिफरेंसेस को रिजॉल्व करो। मैम एक हमारे पास कंसीलिएटर है, ठीक है, और एक हमारे पास मेथड है मीडिएशन का। मीडिएशन गवर्न्ड बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर होता है, इट इज नॉट गिवन इन आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट। सवाल ये उठता है कि ये मीडिएशन और कंसीलिएशन में डिफरेंस क्या है? बहुत ही थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, ये 2 अलग कानून में चीजें दी हुई हैं। भाई मीडिएशन ऐसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में दिया हुआ है, तो वो हर जगह, जैसे अगर 2 लोग आए भाई डिवोर्स का केस लेके आए, तो उनको हम चाहते हैं कि ये रिजॉल्व कर ले अपने डिफरेंसेस और एक ही पार्टी में हो जाए, मिल जाए, तो उनको मीडिएशन के लिए भेज दिया जाता है। तो कोर्ट भी जगह जगह मीडिएशन के लिए भेजता है, वो सीपीसी यूज करके मीडिएशन के लिए भेजता है, वो कंसीलिएशन टर्म यूज नहीं करते हैं। आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन टर्म जो है वो बिजनेस लैंग्वेज में बहुत ज्यादा यूज होता है, तो या तो वी रिजॉर्ट टू आर्बिट्रेशन या तो वी रिजॉर्ट टू कंसीलिएशन, क्योंकि यहाँ पे हमें एक नहीं होना है। हम वो मीडिएटर नहीं चाहिए जो मेरी बात उसको, उसकी बात उसको कर दे, बट हमको एक ऐसा बंदा चाहिए जो कहीं ना कहीं हमारे डिस्प्यूट्स का एक सॉल्यूशन ला दे। तो यहाँ पे द अटेम्प्ट is to negotiate and resolve the dispute. Here the attempt is amicably resolve the dispute. मतलब हमें पार्टी सेंट्रिक अप्रोच होता है वहां पे, यहाँ डिस्प्यूट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम पार्टीज के ऊपर काम करते हैं, ये थिन लाइन ऑफ डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें यूज होती हैं। मीडिएशन और कंसीलिएशन दोनों में ये बात है कि कोई जज नहीं होता, कोई आर्बिट्रेटर नहीं होता है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इसका फैसला आपको मानना ही मानना पड़ेगा। अगर आपको उनका सुझाव समझ में आए, आप दोनों एक पॉइंट पे सेटल डाउन हो पाओ, ग्रेट, नहीं हो पाओ, इट्स ओके, यू कैन गो बैक टू द कोर्ट, यू कैन गो बैक टू आर्बिट्रेशन, ठीक है। समझ में आई बात? देन वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज लोक अदालत। लोक अदालत में जैसे रेगुलर कोर्ट्स में बहुत सारी चीजें पेंडिंग होती हैं, तो वहाँ पे उस जुरिस्डिक्शन में जो लोक अदालत है वहाँ पे भी हमारे जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं। नाउ दिस इज नॉट समथिंग जो एजुकेशन ही है प्योरली, इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज और कंसीलिएशन, ठीक है। इट इज ऑल्सो गवर्न्ड बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। इसके बाद हमारे इस चैप्टर में आते हैं लीगल टर्मिनोलॉजी और मैक्सिम्स जो भर भर के हैं, तो इतनी ज्यादा आपको एक एक याद करने की जरूरत नहीं है, बट यस ऑफ कोर्स अ क्विक रीडिंग इज नीडेड एंड इट हैज बीन अकम्पनीड विद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स। तो आप ये पढ़ के थोड़ा सा 8-10 बार पढ़ोगे तो आपको चीजें कुछ ना कुछ तो ध्यान में आई जाएंगी। इसके बाद एक चीज और है जो है हमारी केस लॉस। कुछ केस लॉस जो राइट टू फ्रीडम के साथ है, मैंने एक आध बता भी दिया था। एक क्विक व्यू कर लेते हैं कि भाई फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस मतलब जर्नलिज्म, उनके पास हक है, उनको जो दिखता है वो छाप सकते हैं, राइट, वेदर इट्स रिटन मीडिया और प्रिंटेड मीडिया और इट्स इन द फॉर्म ऑफ एवी, कैसे भी हो सकता है, ठीक है। हमारे पास हक है कि जो इलेक्शन में बंदा खड़ा हो रहा है उसके बारे में हमें पता, हमारा ये हक है। हम फ्लैग कर सकते हैं, फहरा सकते हैं, फ्लाइंग। We also have the right to remain silent. अगर बोलना मेरा हक है तो चुप रहना भी मेरा हक है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली एक और छोटी सी बात, कई बार ऐसा होता है कि हम मूवी देखने गए
और पिक्चर हॉल में नेशनल एंथम बजा, हम खड़े तो हो गए बट हमने नेशनल एंथम गाया नहीं है, याद ही नहीं है इसलिए नहीं गाया मे बी, या फिर मन नहीं है हमारा। इज इट अलाउड? ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमको जेल में पकड़ के डाल दिया जाएगा, पता चले मूवी देखने बैठे उससे पहले जेल में आओ पिक्चर दिखाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैम? क्योंकि एक केस लॉ है जिसमें बोला गया है कि आपको रिस्पेक्ट करनी है नेशनल एंथम की, यू डोंट हैव टू डिसरिस्पेक्ट इट, बट सिंगिंग इट और नॉट सिंगिंग इट इज योर चॉइस, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि स्कूल में हम बोल देंगे, स्कूल में पता चला मैम ने बोला, तो स्कूल लेवल पे तो चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है, बट इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी अ क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है। चलिए